कि मनरेगा जो स्कीम है वो आपको याद होगा कि जब 2015 में जब 14 में सरकार बनी भाजपा की, तो 15 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये कांग्रेस की विफलताओं का जीता जाता सबूत है। तो तभी से ये स्पष्ट हो गया था कि इस स्कीम से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी। भारतीय जनता पार्टी इस मनरेगा की योजना को लेकर उनके दिल के अंदर उनके कहीं ना कहीं को राजनीतिक द्वेष की दृष्टि से स्कीम को देख रही थी कि ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की एक ऐसी योजना है जिस योजना को विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी रिकग्निशन मिली। सारे बड़ी बड़ी दुनिया की एजेंसीज ने कहा कि ये ऐसी योजनाएं, और बाकी कई देशों ने इस योजना से प्रेरणा लेते हुए अपनी अपनी तरह की इस तरह की योजनाएं बनाई थी। तब से लेकर लगातार इसके बजट को कम किया जा रहा था और अब ये निर्णायक चोट, ये केवल नाम बदलने तक सीमित नहीं है। जो पहली बात नाम पे मैं आता हूँ, ये बात बार बार साबित होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम में नहीं नाम में विश्वास रखती है। काम की राजनीति नहीं नाम की राजनीति में विश्वास करती है, और ये सबसे बड़ा इस बात का उदाहरण है। क्योंकि बजट तो कम करने जा रहे हैं, केंद्र सरकार ने नाम तो बदल दिया। महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनके नाम से क्या आपत्ति किसी को हो सकती थी, लेकिन उनके नाम को बदला गया। और ये मैं बताऊं, जब ये योजना लेके आए थे उस समय भी मैं संसद में था, लोकसभा में था, ये सर्वसम्मति से पारित हुई थी और सबने जो है इस बात का जो है, जब दोबारा से नाम चेंज वाली बात थी तो उस बात का भी सबने समर्थन किया था, भाजपा ने भी किया। तो अब नाम बदला, मगर नाम के साथ योजना बदल दी। और योजना कैसे बदली, इसके 3-4 मुख्य बिंदु हैं। पहली बात तो ये है कि पहले ये योजना डिमांड ड्रिवन थी। सबसे बड़ी बात है डिमांड ड्रिवन, मतलब कोई लिमिट नहीं थी, जितना भी हो सकता था उतना केंद्र को बजट प्रोवाइड करना ही था। जितने भी वर्कर्स मनरेगा के अंदर काम अपना मांगे, उस कामों के डिमांड के आधार पर, और ग्राम पंचायत उसको इन्वॉल्व रहती थी। जितने मनरेगा के मजदूर के हिसाब से काम मांगा जाए उतने उसके अनुसार केंद्र को बजट प्रोवाइड करना होता। अब पहले से ही एक कैप लगा दी जाएगी, या स्टेट को अलग अलग दिल्ली में बैठे जो ब्यूरोक्रेट्स है, अफसर है, वो फैसला कर देंगे भाई इतना ही बजट हो सकता है। दूसरी बात, जो राइट्स थे, अधिकार घोषित हुआ था, आपने देखा होगा, सबसे बड़ी बात थी कि भी राइट्स है। राइट का क्या मतलब था कि भाई अगर कोई मांगेगा तो उसको काम तो देना ही पड़ेगा। यदि नहीं दोगे तो 15 दिन तक, अगर 100 दिन का काम नहीं मिले किसी मजदूर को, तो 15 दिन के बाद उसको कंपनसेशन दी जाएगी। ये इसमें प्रावधान था। ये प्रावधान भी पहले से ही इसका कमजोर कर दिया गया था। हरियाणा में तो 2019 के बाद ये प्रावधान के हिसाब से किसी को भी कंपनसेशन नहीं मिला 2019 के बाद, तो पहले ही कम कर दिया गया था। अब ये अधिकार बचेगा ही नहीं इसके बाद, क्योंकि अधिकार वाली बात नहीं है, अब तो ग्रांट वाली बात है कि सेंटर से अपना ये योजना किस तरीके से उसका आवंटन किया जाएगा स्टेट्स को, और उतने ही आवंटन के अनुसार। अब तीसरी बात है बजट जो है उसमें भी सेंटर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। पहले 100% ऑफ द लेबर कॉस्ट, लेबर का जो पोर्शन है मनरेगा का, उसका 100% केंद्र सरकार दिया करती थी बजट। और जैसे मैंने कहा कि कोई फिक्स्ड नहीं था कि कितना देती थी, जितना प्रदेश सरकारें काम के आधार पर जितनी डिमांड रखेंगे उतना ही देना अनिवार्य था। अब वो 100% से इनने घटाकर अपना शेयर सेंटर ने 60% कर दिया और 40% प्रदेश सरकारों पर कहा कि प्रदेश सरकार जहां 40% देंगी वहां मनरेगा की योजना इस अनुपात में चलाई जाए। जहां तक प्रदेश सरकारों की बात है, जो प्रदेश सरकार जैसे हरियाणा सरकार, जो अत्यधिक कर्जे में आर्थिक परिस्थितियां हैं जिन प्रदेश सरकारों की, वो तो पहले ही इस तरह की केंद्र की स्कीम्स का अपने प्रदेशों में लागू नहीं कर पा रही। हरियाणा भी बहुत डेट में, आपको पता है, बहुत बड़ा कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर। तो एक तरीके से ये योजना को समाप्त करने की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैं हरियाणा का उदाहरण इसमें देता हूं अपनी, जो कि हरियाणा में पहले क्या हो रहा था। हरियाणा में धीरे धीरे इस योजना का किस तरह से कटौती की जा रही थी, क्योंकि अब तो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बीजेपी वाले, वो भी कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, मैंने सुना है। हरियाणा प्रदेश में हमारे एक सांसद वरुण मुलाना जी ने प्रश्न पूछा इसी शीतकालीन सत्र में मनरेगा को लेकर, और मनरेगा के उसके प्रश्न में जवाब आया कि हरियाणा में 8 लाख मजदूरों ने 100 दिन का काम मांगा, 8 लाख, और उनमें से मात्र 2100 मजदूरों को 100 दिन का काम 2024 में मिला। पहले ही इस योजना को कितना इसमें कटौती कर दी गई, आप अंदाजा लगाओ। और अब और ज्यादा इसको मैं अपना हाथ पीछे खींचते हुए, आर्थिक सहायता जो केंद्र से मिलनी चाहिए उससे और ज्यादा हाथ पीछे खींचते हुए, प्रदेशों पे बोझ डालते हुए, अधिकार जो राइट्स दिए गए थे उस अधिकारों को एक तरीके से डाइल्यूट करते हुए
इस योजना को काफी हद तक कमजोर करने की तरफ कदम बढ़ाया है और नाम बदल दिया। तो ये कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। हमने संसद में भी विरोध किया, सड़क तक विरोध करेंगे। हम मजदूरों के अधिकारों को से मजदूरों को यूं वंचित नहीं रहने देंगे। एक और बात है, हम ये मांग करते रहे हैं कि इसको कृषि से जोड़ा जाए, लेकिन कृषि से जोड़ने की बजाय अब एक और चीज आ गई कि 60 दिन तक जब जो है कटाई का सीजन है और उसमें भी कोई तय नहीं है वो 60 दिन कब है, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग होते हैं, जिलेवारी फर्क पड़ जाता है कब से कटाई का या सोइंग का जो सीजन है, बुआई का कटाई का, तो वो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग होता है और प्रदेशों के अंदर भी अलग अलग समय पे कटाई बुआई चल रही होती है। तो वो उसका कोई इन्होंने फिक्स नहीं किया, लेकिन उसमें मनरेगा को स्कीम को डिसकंटिन्यू करेंगे, ये भी एक नई बात आई। तो इसमें जो बात हम मांग तो ये थी कि कृषि से जोड़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वहां भी कृषि से जोड़ने की बजाय ये हरियाणा के संदर्भ में इसका इस कानून से भी जो है इस योजना को नुकसान होगा। तो हम इसका विरोध करते हैं और ये जो सारा जो आज देश का मजदूर सच जान चुका है, देश के मजदूर के साथ हम खड़े हैं और इस योजना को यूं समाप्त नहीं होने देंगे। बीजेपी की जो सरकार है उसमें लोग तो कष्ट का जीवन काट रहे हैं और बीजेपी के सारे विधायक, सारे तो नहीं मगर ज्यादातर काफी विधायक और नेता कॉलोनियां काट रहे हैं। वो खुद ही कह रहे हैं, आपने देखा होगा अभी हासी के एक विधायक जी का भी बयान आया कि मैं तो जो 8-10 साल से हम तो कितने शहरों में कॉलोनियां काट रहे हैं। मैं कह रहा हूं केवल एक ही नहीं है, भाजपा के बहुत से विधायक और ज्यादातर विधायक हर शहर में आप पूछो कि कौन कॉलोनी काट रहा है, बीजेपी के विधायक कॉलोनी काट रहे हैं। लोग कष्ट काट रहे हैं इनके राज्य में, बीजेपी के नेता विधायक कॉलोनियां काट रहे हैं। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी 23 करोड़ में मैनेज करके ले रहे हैं सरकार से, वो भी जहां 100 करोड़ का सरकार के एक्सचेकर पे घाटा है। वो भी आप ये देख लो, 18.5 एकड़। आप पहले ये देखो, ये आज प्रश्न नहीं है, मुख्यमंत्री से सवाल ये पूछे हैं, ये प्रश्न नहीं है कि कौन बीजेपी का विधायक कॉलोनी काट रहा है, प्रश्न ये है कि कौन सा नहीं काट रहा है, कौन सा नहीं काट रहा है, यही बात है। और कौन से शहर में, आप किसी शहर में जाओ उनके नेता का विधायक नहीं, वहां पूर्व विधायक काट रहे होंगे। आज आप किसी हरियाणा के शहर में चले जाओ, किसी शहर में, और पता कर लो कि यहाँ पे कौन कॉलोनी काट रहा है। किसी शहर में चले जाओ आप, मेरे ये हो सकता है हमारे अखबारों में बात ना छपे हमारी, और बीजेपी के आरोप छपे हमारे ऊपर, हमारी नहीं छप पाएगी, लेकिन आप लोगों से एमडीयू के विश्वविद्यालय के कई विषयों को लेकर यहाँ पर जो धरना चल रहा है, हमारे जो बहुत से छात्र और शिक्षक धरने के समर्थन में हैं। मैं भी धरने के जो उनके जो मूल मुद्दे हैं उनको मैंने यहाँ पे आके समझा, उनको ठीक पाया। पर दुर्भाग्य की बात है कि एक तो इस तरह के अलोकतांत्रिक फैसले किए जा रहे हैं कि बहुत बच्चों का या शिक्षकों का यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री बैन की जा रही है, क्योंकि वो न्याय की आवाज़ उठाने का उन्होंने कार्य किया। तो यानी कि ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की कार्रवाई का कोई स्थान नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो जिस तरह से चयन अभी प्रोफेसर्स की जो भर्तियाँ निकली हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें 100 नंबर में से 75 नंबर तक इंटरव्यू के जो बात आई है, तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं गलत मंशा प्रतीत होती है। तो ये जो सारे विषय उठाए हैं, इन बातों को जो है तो आज हम सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि इन सारे बातों का बच्चों से बात करके, छात्रों से, और न्याय मिले छात्रों को और न्याय संगत बात हो, और इनकी आवाज़ नहीं तो यहीं तक नहीं रुकेगी। हम इसकी आवाज़ को हम और ज़्यादा अपनी आवाज़ मिलाते हुए इसको और उठाने का कार्य करेंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर चाहे वो भ्रष्टाचार का विषय हो, चाहे भर्तियों में अनियमितता की मंशा का विषय हो, चाहे अलोकतांत्रिक व्यवहार का विषय हो, इस तरह की बातें आएंगी तो ये यूनिवर्सिटी में ये इस तरह की बातों को हम और ये जो क्षेत्र है ये बर्दाश्त नहीं करेंगे।